हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? नहीं यार, तो यहाँ करना आ रही है। हाँ, मतलब देखो क्या हुआ कि कल शाम तक मैंने क्लास शेड्यूल नहीं की, ठीक है। फिर आज मैं सुबह 6:30 बजे उठा, मैंने कहा मैं पढ़ा लेता हूँ। फिर मैंने क्लास शेड्यूल करी और फिर ब्रॉडबैंड बंद हो गया। ब्रॉडबैंड बंद, जाओ। फिर क्या चल रहा है देखो, जब तक चलेगा रिलैक्स। तो ऐसे भी हो जाता है, नई नई चीजें। तो सर आपको कोई दया भावना नहीं है? आज के दिन भी आपने क्लास कर ली है ना, दया भावना भर भर के। मुझे 2 साल बाद की चिंता है आपकी, इसलिए आज से तैयार कर रहा हूँ तुमको। हाँ चलो, वो क्या ब्रॉडबैंड बंद हो गया 9 सवा 9 बजे के आसपास। फिर मैंने कहा दोबारा रिशेड्यूल करने से अच्छा है मिल ही लूंगा इन लोगों से, इंटरनेट चली यार तो पढ़ाई दूंगा मैं, नहीं तो जो है देखेंगे फिर जैसा भी होगा। एक्चुअली 8 तारीख को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा 8 की क्लास आज हम ले लेते हैं, एक दिन वैसे भी आपको मिल जाएगा। चलो सो शुरू करते हैं। वैसे अभी तक मैंने जो अपना जो पिलर 2 शुरू हुआ था थ्योरेटिकल पोर्शन ना, इकोसिस्टम इकोलॉजी, उसके थोड़े हैंडआउट्स दे दिए हैं शॉर्ट में, ताकि आप उनको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। हिंदी में दे दिए हैं, वो हिंदी में भी आ गया, नोटिफिकेशन आ गया आपके पास। तो दो फाइल्स हैं उसमें, हमारा आज तक का इक्विटी इकोसिस्टम वगैरह उसमें। ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, पता नहीं कल की क्लास याद है कि नहीं आपको, मैंने कहा था कि हम लोग जलीय इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में 2 हिस्से पढ़ेंगे, 3 हिस्से इनफैक्ट 4, इनफैक्ट 5 नाम बताओ जल्दी से। पहला था टर्मिनोलॉजीज, शब्दावलियां। कोलल, कोलल लीव्स, कोरल रीफ्स हो गए, मतलब प्रवाल भित्ति, भित्ति। उसके बाद में यूट्रोफिकेशन, सुपोषण। मंग्रूव, मैंग्रूव, अनुपवन, वेलांचली वन। एंड एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण। तो मैंने आपको बताया कि मैंग्रूव हो चुके हैं हमारे, एसिडिफिकेशन पोल्यूशन में पढ़ेंगे, यूट्रोफिकेशन कल पढ़ चुके हैं, टर्मिनोलॉजी कल हो गई है, कोरल रीफ्स हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम समझ में आया, कनेक्शन चल क्या रहा है? ठीक है सही सर। कल मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था यूट्रोफिकेशन, उसमें बात कही थी कि वो प्रॉब्लम है एक्चुअल में बहुत बड़ी, और उस प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। वाटर की प्रॉब्लम मेंस में आए तो हम लिख सकते हैं, सॉइल की प्रॉब्लम मेंस में आए तो हम लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर के इशूज तो हम लिख सकते हैं, वेटलैंड्स के कभी क्वेश्चन आते हैं तो हम लिख सकते हैं, पोल्यूशन का सेपरेट क्वेश्चन आता है तो हम लिख सकते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि लैंड मैनेजमेंट को लेकर क्वेश्चन आता है तो हम उस पर बात कर सकते हैं, अर्बन प्रॉब्लम्स को लेकर बात करें तो भी हम वहां पर बता सकते हैं, रूरल इशूज को लेकर तो भी हम यूट्रोफिकेशन का मतलब उस चीज से बहुत सारी चीज कनेक्टेड थी। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आए ना आए तो भी हमारे पास टॉपिक है जहां पर आप उस चीज को जो है आराम से कनेक्ट कर सकते थे। तो अब आज का टॉपिक भी ऐसा ही है, कोरल रीफ्स। अभी कोरल रीफ्स क्या है वो अपन देखेंगे, पर ये टॉपिक ऐसा है कि खुद अपना सेपरेट आने का दम रखता है एग्जाम में सर, नहीं तो आप इसका एग्जाम्पल हर जगह चिपका सकते हैं, वो अपन देखेंगे। इट्स लाइक ये जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे यहाँ, इन पेड़ पौधों के होना ना होने से क्या फर्क पड़ता है आपको सब पता है कि भाई कार्बन सिंक नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा और प्राइमरी प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम पेड़ों का नाम हर निबंध में लिखते हैं कि जो भी हो रहा है पेड़ों की कटाई से हो रहा है। जी हाँ, इनके बाल झड़ गए वो भी पेड़ों की कटाई से हो रहा है। कुछ भी कर सकते हो आज के टाइम में, तुम पेड़ों की कटाई से कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, बोले लो, ड्रॉट आ गया लो, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम लो, सॉइल की प्रॉब्लम लो, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल, सब जगह पेड़ पेड़ ही पेड़। वैसे ही पानी की जब कोई प्रॉब्लम आती है, समुद्रों की कई प्रॉब्लम आएगी, टेम्परेचर इशूज आएंगे, कोरल हर जगह चिपका सकते हो। तो ये वो आपका पेड़ पौधा है भैया, कोरल मान के चलना एक तरह से। तो इस टॉपिक को ब्रॉडबैंड बंद हो गया, ट्री के काटने की वजह से, बिल्कुल सही बात है, गिर पड़ा तार जो है 2 हो गए। तो हाँ, तो कहने का मतलब है हर जगह तुमको जो है पेड़ काटने की समस्या दिखाई देगी, उससे जो है तकलीफ बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। जी सर। तो कहने का मतलब ऐसा है कि सबसे पहले तो आदों को दुर्गंध इनका दूर करना पड़ेगा कि टॉपिक क्या वो समझ नहीं आता। कई बार प्रवाल भित्ति लिखा रहता है, मूंगे की चट्टान लिखा रहता है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार आपने समुद्रों में, ओशंस में इस तरह की सिचुएशन देखी हुई है, ये इस तरह कलरफुल। ओ भैया हाँ, ये वो नकली एक्वेरियम ले आते हैं, उसमें हमें चाहिए होता है सर, हम ले आते हैं सर उठा के, ये दे दो भैया, पत्थर दे दो, रंगीन वाले पत्थर दे देना, रंगीन वाले। जी हाँ, वॉलपेपर सेट कर लूंगा मेरे फोन में, 3D वाला वॉलपेपर, थीम सेट कर ली, पहले थीम सेट कर पाते थे आप, तो थीम वाली, ये वाली थीम चाहिए मेरे को। हाँ, तो समुद्रों के अंदर पाया जाने वाला ये इकोसिस्टम है सर, ये भी एक तंत्र है अपने आप में, इनको हम कहते हैं कोरल रीफ्स। तो पहले तो दिमाग में बैठ गया ना ये होता है, इसके बारे में सर पढ़ रहे हैं, या तो फिर तुमको जीवन में जो दिखेगा इसके अलावा, मतलब या तो इसको आप ऐसे देख लो, या मैं एक आध इमेज लेके आता हूँ। कई बार आप लोगों ने इस तरह की सिचुएशन देखी होगी, आइलैंड्स, ऐसे आइलैंड्स भी देखे होंगे, एटॉल्स देखे नहीं देखे? हाँ, तो कहने का मतलब जो है बहुत देखें। अच्छा ठीक है, तो इतने भी नहीं देखेंगे, बट ये आपको इससे इसका कनेक्शन जो है मैं बता रहा हूँ। और कलरफुल दुनिया तो जो तुमको दिखाई दी, मैंने एक आदमी और दिखाना चाहूंगा, मेरा रुक जाओ जरा। इसको थोड़ा डिटेल में जूम में देखो जरा तुम, थोड़ा सा ज़्यादा समझ बैठेगी। अब दिखा, थोड़ा सा ज़्यादा पास दिखा दिया हमने, तो अलग अलग कलरफुल दुनिया दिखाई दे रही है एकदम चमकदार। ठीक है सर, अब हमें कॉन्टेक्ट समझ आ गया कि पढ़ क्या है, पढ़ना क्या है, चल क्या रहा है जीवन में। और जैसे 100x जूम कर दूं मैं तो एकदम वहीं ले जाऊंगा तुमको। तो ये पानी के स्तर से भी आपको दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, भूख लग गई है, भंडारा हो रहा है क्या, भूख लग गई है? चलो तो अब यहाँ तक तो चीज़ें समझ आ गई आपको।
तो पहले हम इनका फॉर्मेशन देखेंगे, ये है क्या, इनको समझेंगे, फिर इनके होने से फायदे देखेंगे, बेनिफिट्स कि मतलब इतने का बेनिफिट हो गया कि सिलेबस में जुड़ गए हमारे, कमी थी क्या पहले से। उसके बाद में इनको खो देने का दुख भी देखना होगा हमें, इनको यदि खो देंगे हम तो दुख क्या होगा जी सर, और इसको फिर बाकी इन्वायरमेंट से थोड़ा कनेक्ट करेंगे। इनके प्रकार भी होते हैं, टाइप्स, फॉर्मेशन होता है, उनको भी हम लोग कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको मैंने 2 दिन पहले एक रिलेशन पढ़ाया था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप प्लस और प्लस म्यूचुअलिज्म वाला, याद है इंटरेक्शन में। म्यूचुअलिज्म की खास बात आपको पता होनी चाहिए जहाँ पे दोनों का फायदा हो रहा हो। ये जो कोरल्स है ना, कोरल रीफ दिख रहा है तुम्हें, ये भी 2 अलग-अलग चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। हम कहते हैं प्रवाल भित्ति, मूंगे की चट्टान, ऐसे जो नाम हम लोग ले रहे होते हैं, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी 2 चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे वो उस दिन मैं आपको बता रहा था कि लाइकन्स जो है वो फंगस और एल्गी से मिलकर बने हैं। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और फंगस उसको सपोर्ट कर रहा होता है। याद आ रहा है? हेलो संडे, कोई संडे नहीं, आज देखो सूरज वैसे भी निकला है, वैसे उजाला है, थोड़ी बहुत धूप है, वही वही तो है सब। कहाँ कौन संडे, क्या हो गया, संडे खत्म गया जी सर। सन और डे, सन आया है आज, यस। चलो मतलब तुम लोग पढ़ना ही तो है दिन भर घर ही रख के, तुम संडे क्या आज मान ली, क्या संडे तुम्हें बताओ, संडे देख रहे हो। चलो तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये कि 2 जीवों से मतलब 2 यहाँ पर अपने को म्यूचुअलिज्म को सीखना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोरल रीफ, कल को यदि कोई वर्ड बोल दे आपको तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो जो है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, जीव है, ठीक है। जीव जो होते हैं वो आपको पता है हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ का मतलब परपोषी, दूसरों पर पोषण, इनका एक वो होता है ऑर्गेनिज्म। और एक है इसमें ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस जो कर सकते हैं, है ना। तो जैसे वहाँ पेड़ पौधे होते हैं वैसे और क्या हो सकता है, एल्गी है, एल्गी हो गया, ठीक है। और जो एल्गी है एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एल्गी का एक सिंपल सा काम है कि फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन इसको जगह भी तो चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो एक जीव होता है कोरल, इसको हम कहते हैं पॉलिप्स, ठीक है। तो अब आपके सामने एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, कुछ दिखाई देगा आपको। तो ये जीव है, दिस इज ऑर्गेनिज्म। इस जीव का नाम है पॉलिप्स, ठीक है। इसको कहते हैं पॉलिप है, पॉलिप। ध्यान समझना, ये जैसे वो आपने सुना होगा जेली फिश सुना होगा, हाइड्रा सुना होगा, सी एनीमोन सुना होगा, ये उसी श्रेणी का है, उस ग्रुप का है, निडेरिया ग्रुप का होता है। जेली फिश सुनी होगा, नाम तुमने सुना होगा, जेली 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 फिश, उसी उसी जैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको। तो ये एक अपने आप में जीव हो गया। अब आपको पता है कि ये जो जीव होते हैं इनको भोजन चाहिए होता है, खुद तो बनाते नहीं है, हेटरोट्रॉफ होते हैं, किसी पर आश्रित होते हैं, ठीक है। वेल डन, नींद आ रहा है सर, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब आप थोड़ी देर बाद पूछना मुझसे डाउट, कुछ मैं ये कहूंगा तुम तो सो रहे हो, अभी बाद में पढ़ना, थैंक यू। चलो तो इस बात को ध्यान रखना कि ये एक तो हो गया सर जीव हो गया, एक तो क्या हो गया जीव, ऑर्गेनिज्म हो गया। अब ये जो प्लेस दिखाई दे रहे हैं आपको जी सर, इन पर सपोर्ट किसको मिल सकता है, तो ये कहता है किसको, एल्गी को, कि भैया देखो तुम मेरे यहाँ रह लो, अब रहने के बाद तुम मुझे फोटोसिंथेसिस करवा देना, मतलब एल्गी तो करी देगी, तुम मुझे फूड दे देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन आश्रय दे दूंगा। तो यहाँ पे 2 चीजों को अपने को ध्यान रखना, एक तो पॉलिप्स, ध्यान से सीखेंगे, पॉलिप्स जो कि बहुत छोटे सॉफ्ट बॉडीड मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी, जलीय जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, निडेरिया ग्रुप के होते हैं, मतलब जिनमें हाइड्रा जेली फिश वगैरह आती है। अब ये रिलेशनशिप के साथ रहते हैं किसके साथ, एल्गी के साथ। उस एल्गी का नाम है जूजेंथले, ठीक है। तो मतलब 2 लोग हो गए यहाँ, ये कोरल और जिसको हम कह रहे हैं पॉलिप, और दूसरे का नाम है जूजेंथले। मतलब इट्स लाइक कि ये मेरा जो जीव हो गया, ये जीव हो गया, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉलिप कह रहा हूँ। और इसके ऊपर जो है कौन लग रहा है सर, इसके ऊपर जो है कौन रहवास कर रहा है, एल्गी। एल्गी का नाम क्या होता है, जूजेंथले, ठीक है, जूजेंथले। ये 2 लोग रह रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, पॉलिप करेगा कि जूजेंथले करेगा, ऑफ कोर्स जूजेंथले करेगा। ए पॉलिप सो गया क्या, समझ बैठ रही क्या कह रहा हूं, जानबूझ के मैंने पूछा, ये कुछ भी चल रहा है मुझे, ये जीव है, जीव समझते हो, इंसान खाना बना सकता है खुद का, डियर लॉयन खाना बना सकते हैं खुद का, नहीं ना, ये वो है, ये जीव है, और इस जीव को हम कह रहे हैं पॉलिप नाम दिया है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब जिएगा कैसे, ये भोजन तो बना नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा, ये एल्गी को कहेगा कि भैया तुम आ जाओ। एल्गी को क्यों कह रहा है, एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकती है। एल्गी का नाम क्या है, जूजेंथले। तो समझ गए बात कि ये एक हो गया घर बहुत बड़ा, ये सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म हो गए, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म, समझ गए, एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी, इनका नाम है पॉलिप्स, ठीक है, पॉलिप नाम है इनका। अब इनके ऊपर कौन रह रहा है यहाँ पे, कौन, एल्गी लग जाएगी सर। अब एल्गी लगने से यहाँ पर शुरू हो जाएगा क्या, फोटोसिंथेसिस। इस एल्गी का नाम क्या है, जूजेंथले है, जूजेंथले। समझ बैठी अब बात, अगली बात समझ में। थोड़ी देर में जरा ज्यादा सोचा, इंजन गर्म होने में टाइम लगता है, समझा करो जरा। और ऊपर से फिर आप क्लास, हमारा तो आज मूड ही नहीं था और जबरदस्ती क्लास रख दी आपने, कैसे से हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब एल्गी लग गई सर। अब एल्गी क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, प्रकाश संश्लेषण। अब तुम्हें पता है कोई भी चीज जो प्रकाश संश्लेषण करती है, ऑक्सीजन देगी कि नहीं देगी, देगी कि नहीं देगी, ऑक्सीजन देगी सर, भोजन भी बनाएगी सर। तो वो ऑक्सीजन आसपास के एरिया में, आसपास के एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा इनके कारण क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मछलियों का घर हो गया, तो मछलियों को ऑक्सीजन मिलती जाएगी, इनके आसपास भी मछलियां भी कंज्यूम करेगी ऑक्सीजन को, इन दोनों के फायदे से। अच्छा, पॉलिप को भोजन मिल गया, ये एल्गी यहाँ पर लग गई। अब चूंकि एल्गी का कलर पिगमेंट अलग अलग कलर का होता है, तो रेड कलर, येलो कलर, जैसे हमारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं क्लोरोफिल, वैसे अलग अलग कलर के आप कह सकते हो पिगमेंट्स होते हैं, उसके कारण तो जूज, ये जो कलरफुल जो तुम्हें दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में जूजेंथले का कलर है। कोरल के कलर पिगमेंट्स मतलब पॉलिप के नहीं, एक तरह से आप कह सकते हो ये एल्गी का है, समझ में। तो अलग अलग कलर की एल्गी लग रही है, तो अलग अलग कलर हो गया उसका, बस और कुछ नहीं हुआ है, इसके कारण वो तुमको कलर दिखाई दे रहा है। नहीं तो बिना एल्गी के ये ऐसे दिखते हैं, कैसे कैसे दिखेंगे बिना एल्गी, कैसे व्हाइट कलर के, हो गया, कुछ नहीं है इसमें। पर वो ऐसे बिना एल्गी के जी भी नहीं पाएगा, ये इसको भोजन कहाँ से मिलेगा। तो अभी तक की कहानी से आपको क्या 2 वर्ड क्लियर हो गए, कि जो जीव बैठा है उसका नाम पॉलिप है, मरीन ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है, और वो रहता है एल्गी के साथ, जिसको जूजेंथले कहते हैं हम लोग। समझ आ गई बात। अब जूजेंथले ब्रैकेट में एल्गी भी लिखा है, ये रहती है कहाँ, कोरल पॉलिप के ऊपर, और क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के साथ। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, फूड और ऑक्सीजन बनेगा, जो कि किसके साथ शेयर होगा, कोरल पॉलिप के साथ। इसके बदले में कोरल क्या दे रहा है उसको, एल्गी को प्रोटेक्शन दे रहा है, लाइट का एक्सेस दे रहा है, भैया सनलाइट के पास फोटोसिंथेटिक बनेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी चीज है। एक एक अक्षर समझ आना चाहिए क्लास में, तो ध्यान दे रहे हो तो एक एक अक्षर समझ आना, किसी भी मीडियम के बैठे हो। म्यूचुअलिज्म हो गया सर, एक फोटोसिंथेसिस के लिए एक को जगह दे रहा है कि मैं तेरे को सन के आसपास ही रखूंगा, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा।
अब यहाँ पर एक भी चीज में प्रॉब्लम आई सब निपट जाएगा सर, दोनों का बहुत जरूरी कनेक्शन है। अब मैं तुम्हें क्यों कह रहा था कि इसका कनेक्शन मल्टीपल जगह पे लगाया जा सकता है। देखो सबसे बड़ी बात तुम देखो, ये ऑक्सीजन दे रहा है समुद्र के अंदर, और ऑक्सीजन तो हर जीव को चाहिए, तो इनके फायदे में दूसरों का फायदा और हो रहा है, दूसरे और ऑक्सीजन है, तभी तुम वहां पर जो मछलियां बहुत देखते हो। अब तुम सोचो कि पूरी बात टिकी हुई है दो बातों पे, कोरल पॉलिप जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, जितना हेल्दी रहेगा उतना बेनिफिट एल्गी को मिलेगा, बोलो हाँ, और जितना पानी साफ सुथरा रहेगा फोटोसिंथेसिस हो सकता है, उतना ही एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है, जितना पानी बेहतर होगा। अब मरीन पॉल्यूशन में सबसे बड़ा इशू इनको क्यों होता है वो तुमको समझ आ गया होगा, क्योंकि मरीन पॉल्यूशन में जहां पानी गंदा हुआ, ऑयल स्पिल हुआ, एक लेयर चढ़ गई, तो फोटोसिंथेसिस होना रुक जाएगा, फोटोसिंथेसिस होना रुका, एल्गी खत्म, एल्गी खत्म, नहीं मान लो फोटोसिंथेसिस कम हुआ तो भोजन जो पॉलिप्स है उनको मिल नहीं पाएगा, पॉलिप मरे गए, एल्गी चला गया, एल्गी छोड़ के चली जाएगी, कोरल ब्लीचिंग शुरू हो गई, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टूट जाएगा। अब किसी ने, अब आपको इतना समझ में आ रहा है कि बहुत सेंसिटिव जीव है ये, बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम है ये, मतलब इसमें प्रॉपर सॉल्ट की टॉलरेंसी लिमिटेड चाहिए, टेंपरेचर की लिमिटेड चाहिए, सारी चीजें सब कुछ लिमिटेड। अच्छा फोटोसिंथेसिस के लिए भाई सनलाइट चाहिए, इट मींस दैट ये पोलर एरिया में उतने कॉमनली मिलेंगे क्या तुमको? नहीं, नो तो तुमने बोल दिया, लेकिन मेरे को समझाओ। तो मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि लगभग लगभग इनको मिनिमम 27-28 डिग्री टेंपरेचर चाहिए होगा, 27-28 डिग्री टेंपरेचर तो चाहिए होगा 30 के आसपास। क्यों सर? क्योंकि जहां सनलाइट है वहां तापमान तो हो जाएगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पोलर एरिया में कभी कोई कोरल नहीं मिलेगा, देखो सब एडेप्टेशन है, अलग अलग प्रजातियां भी हो सकती हैं, डीप डेप्थ में मिलते हैं, बट इन जनरल बात अभी हम करें तो हमें कहां पर मिलेगा, जहां पर टेंपरेचर 27-28 डिग्री का एवरेज एटलीस्ट। समझ में आ रही बात? मतलब कल को कोई बोले ट्रॉपिकल रीजंस आर मोस्ट सूटेबल रीजंस, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब समझते हो ये वाला एरिया, कैंसर कैप्रिकॉर्न, ये काफी ज्यादा बड़े स्तर पर आप कह सकते हो कि सूटेबल एरियाज है, तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, आपको पता है ये कोरल क्यों ज्यादा लगेंगे, ऑस्ट्रेलिया क्यों फेमस, देख लो गर्मी चाहिए सर। क्लियर हो गई बात? तो टेंपरेचर में आप मेरे को बताओ कि एक वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर में जी सकते हैं क्या ये? नहीं, तो ये स्टेनो हो गया या यूरी हो गए, यूरी थर्मल या स्टेनो थर्मल, बताओ भैया। ये स्टेनो होंगे, ज्यादा बड़ी तापमान इनको खूब ज्यादा भी नहीं चाहिए ना खूब कम चाहिए, वो सॉफ्ट बॉडी मरीन ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, नैरो डिग्री चाहिए, नैरो टेंपरेचर रेंज। ऐसे सैलिनिटी का भी है, इसकी सैलिनिटी लगभग ज्यादा नहीं, 30 से 35 पीपीटी के आसपास चल जाएगी, मतलब 30 के आसपास एक एवरेज, ज्यादा लवणता भी नहीं होना ना ज्यादा कम होना, कम भी नहीं चाहिए, समुद्र का पानी तो थोड़ा सॉल्ट तो रहेगा ही ना, तो 30 से 35 डिग्री 35 पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है 1000 ग्राम पानी में कम से कम 30 ग्राम सॉल्ट होना चाहिए, 1000 ग्राम पानी में 30 ग्राम सॉल्ट होना चाहिए, दैट इज पीपीटी पार्ट्स पर 1000। तो मतलब ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे तुमको, हेलो फ्रेश वाटर में, हेलो हेलो ना मिल पाएंगे सर जी फ्रेश वाटर, तो ये भी एक तरह से अपने आप में एक स्टेनो हेलाइन नेचर दिखा रहे हैं, स्टेनो थर्मल नेचर दिखा रहे हैं, तापमान भी खूब ज्यादा नहीं चाहिए, लिमिटेड रेंज है, सैलिनिटी की भी लिमिटेड रेंज है सर। और ऐसा क्यों लिमिटेड रेंज क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये सॉफ्ट बॉडीड मरीन ऑर्गेनिज्म है, इसको टेंपरेचर सैलिनिटी से लिटरली फर्क पड़ जाएगा, ये जीव हमारी तरह ले लो क्या, सेंसिटिव है चीजों को लेकर, मेंढक सांप। चलो तो अब पॉल्यूशन भी यदि हो गया तो एलगी, अच्छा ऐसा नहीं कि इसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम तो सनलाइट की अवेलेबिलिटी रुकी तो फोटोसिंथेसिस का भी रुक जाएगा। तो क्या आपको शब्द पहले समझ आ गया, कोरल, कोरल वर्ड या कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति और ये सब। अब एक वर्ड बाकी है लेकिन इसमें, दैट इज रीफ, रीफ रीफ है ना, भित्ति वॉल, ये क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखो होता क्या है, ध्यान से समझना, इनकी एक खास बात होती है, आप कुछ भी कर लो, जैसे ये समुद्र का तल है, ये समुद्र, जीवन की सच्चाई ये है कि कोरल तभी काम कर पाएगा कि जितना पानी ऊपर नजदीक रहे, फोटोसेंट्रिक होते हैं, नीचे यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आपसे क्या काम है, ऑर्गेनिज्म, मरीन ऑर्गेनिज्म है ये, जिनको हम क्या कहते हैं पॉलिप कहते हैं, बट इनको भी तो सपोर्ट चाहिए होगा, नहीं रहेंगे कहाँ, जैसे पेड़ पौधों को देखोगे तो जड़ है उनके लिए, रूट्स है, ये किस पर टिके होंगे, ये भी तो इनको किसी पर टिका होना चाहिए ना सर, तभी तो खुद पहले आश्रित होंगे, तभी तो एल्गी को रख पाएंगे अपने ऊपर। तो एक प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको, होता क्या है कि सबसे पहले आप ये इमेज देखिए, ये दिखाई दे रहा है, लेट्स अज्यूम कि ये जो चीज आपके सामने दिखाई दे रही है ये पॉलिप्स है, ठीक है, ओके, ये पॉलिप्स हो गए। अब पॉलिप्स यदि अपना जीवन जी पा रहा है, क्यों जिएगा ये जीवन, क्योंकि इसको एल्गी जो है क्या करके दे रही है, फोटोसिंथेसिस करके दे रही है, सारी चीजें, वेल डन। अच्छा इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप में समुद्र के अंदर है, वेल डन। अब होता यह है कि हमारी नदियों के द्वारा, नदी समझते हो, नदी रिवर, रिवर के द्वारा, इरोजन के द्वारा समुद्र में बड़े स्तर पर कैल्शियम जाता रहता है, कैल्शियम, कैल्शियम समझते हैं आप, कैल्शियम का मतलब यह है कि जब नदी जब जाती है, पर्वतों से निकल के आती है, चट्टानों से निकल के आती है, तो वो इरोड करती हुई आती है, तो उसके साथ मिनरल खनिज भी जाते रहते हैं, अंत में तो पानी जो है यही जाता है समुद्र में। तो समुद्र में बड़ी मात्रा में नदियों के द्वारा कैल्शियम पहुंचता है, ठीक है, कैल्शियम। और नॉर्मली यदि आप समुद्र में देखोगे तो आपको डिजॉल्व घुलनशील कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह तो वैसे भी मिलेगा, एग्जैक्टली। तो ऐसे ये रिएक्ट करते करते कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करने लगते हैं इसके आसपास। मतलब ये जो कोरल पॉलिप दिख रहा है ये पानी के अंदर ही रहता है, तो पानी में धीरे धीरे इसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम वगैरह जो है, जी सर, ये आपस में मर्ज होकर कार्बोनेट्स बनाकर इसके आसपास जो है एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। आप ऐसा समझ लो कि ये जो पॉलिप्स रहते हैं, ये पॉलिप्स जो है इनके आसपास इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो बॉडी है, इनका जो स्केलेटन है ना, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अभी कैल्शियम का जो डिपोजिशन है ये तो मतलब रिवर से या लैंड मास से पानी में पहुंच रहा है, कार्बोनेट्स ऑलरेडी ऐसे आपको समुद्र में अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है डिसॉल्व्ड फॉर्म में। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो पॉलिप्स हमें दिख रहे हैं ये हवा में तैर नहीं रहे होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट जो मिल रहा होता है, इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो ढांचा बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन चलता रहता है इनका, और ये स्केलेटन इनका साथ साथ में बनता रहता है। अब इनका स्केलेटन बना मतलब कोरल्स मजबूत हो गए, पॉलिप्स मजबूत हो गए, तो एल्गी आराम से। अच्छा जितना समय बीतता जाएगा ये और डिपोजिशन होता जाएगा, क्योंकि इसका पूरा नेचर देखो किधर है, जमीन की तरफ जाएगा या ऊपर जाएगा, ये जियोसेंट्रिक होगा कि फोटोसेंट्रिक होगा, एग्जैक्टली ये फोटोसेंट्रिक होता, मतलब ये ऊपर की तरफ ये बढ़ता जाएगा और ये और ऊपर, मतलब इनका सपोर्ट बढ़ता जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी। अब कल खुद देखो कि ये नीचे जाना भी नहीं, इनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, तो कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट ये 100-200 मीटर के आसपास तो रहे समुद्र के पानी से, एंड दैट इज द रीजन की कोरल रीफ्स ज्यादातर देखी जाती हैं नेराइटिक जोन्स में। कल बताया था मैंने, याद करो नेराइटिक जोन्स, नेराइटिक जोन्स में इनको देखो क्यों मिल रही है, एक तो नीचे से इनको सपोर्ट मिल गया, कैल्शियम कार्बोनेट का भी डिपोजिशन होना, उसके बाद में पॉलिप्स भी लग गए, उनका एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ऊपर एल्गी भी लग गई, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म हो गया, ये सारे। तो नेराइटिक जोन्स में कोरल का क्यों मिलना लिखा है या कोरल क्यों मिलती है हमें, ताकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो सके।
वो धीरे धीरे ये अपनी पूरी कॉलोनीज डेवलप करने लगती है इस तरह से। ये जो ब्राउन कलर दिख रहा है इसको मान लो आप कैल्शियम कार्बोनेट का है और ऊपर इनके कोरल पॉलिप्स जो है डेवलप होते रहते हैं। एंड दिस इज, ये जो पूरी चट्टान बनी है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा रॉक सिस्टम जो डेवलप हुआ है, इसको हम लोग रीफ कहते हैं। इसलिए कोरल रीफ वर्ड सुनते हो, मूंगे की चट्टान, बट दैट चट्टान इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उनका स्ट्रक्चर है वो, उनका स्केलेटन मान लो, उनका पूरा स्वरूप उस पर टिका हुआ। तो प्रवाल भित्ति, भित्ति शब्द है ये, मूंगे की चट्टान, रीफ, ये रीफ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी। तो इनका एब्जॉर्प्शन होता रहता है समुद्र के जल से, अपने आसपास ये करते रहते हैं, शरीर के आसपास डेवलपमेंट होता रहता है इनका। हमारी हड्डियों का भी विकास होता है कि नहीं होता, वैसे ही इनका जो स्केलेटन डेवलप हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात समझ में कि पूरा सिस्टम जो है किस तरह से इनका जो है डेवलपमेंट हो रहा है। अब तुम खुद सोचो कि नेरेटिक जोन में या इस जोन में ही क्यों ज्यादातर मिलेंगे भाई, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी भी आसानी से मिल सकती है। दूसरी बात, एटलीस्ट इतनी गहराई तो नहीं है, यहाँ कहाँ मिलेगा, सनलाइट मिल ही नहीं सकता सर एक्वैटिक जोन्स में, तो अक्सर ही सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं किनारों पर, यहाँ पर, इस तरह। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसको यहाँ तक समझने में? ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो जो याद रखना है वो याद रखना है, कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, निडेरिया ग्रुप के होते हैं जिसमें हाइड्रा, जेलीफिश जैसे भी जीव आते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं एल्गी के साथ, जिसका नाम जूजेंथल है। अब एल्गी जो है इसी में रह के कोरल पॉलिप्स के साथ परफॉर्म कर रही होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा, फूड ऑक्सीजन वगैरह सब मिलेगा और कोरल के साथ शेयर होगा। इस तरह से कोरल इसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है और ये सारी चीजें। होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, दूसरी बात, एज इट इज आप चाहे तो हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं देखता हूँ हिंदी में, आई थिंक होगा मेरे पास। दिख रही है फोटो? ठीक है, कोरल पॉलिप्स अपने आप में छोटे मुलायम शरीर वाले समुद्री जीव होते हैं, निडारिया संघ से संबंधित हैं, हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह रहेंगी। ठीक है, जूजेंथले नामक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध साझा करते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन और ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, जिससे कोरल के साथ साझा किया जा सकता है और फिर प्रकाश तक पहुंचने में मतलब मदद कर रहा होता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी। ठीक है, ये मैंने आज अपलोड कर दिए हैं सारे नोट्स, थे ना हिंदी के भी, और एज इट इज शॉर्ट में इस तरह से इंग्लिश का मैंने लिख दिया। ये सब तो पढ़ा था ना हमने, ये सब लिख दिए हैं, साइकिल वाइकल सब लिख दिए, हेलीकॉप्टर और ये। चलो, तो कहाँ मिलेंगे नोट्स? बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। पहली क्लास मिस कर दो तुम, सब भूल जाते, तुम पहली क्लास ही भूल गए। सब चीज बताइए मैंने, नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। नहीं कुछ भी नहीं, सल्फर साइकिल कुछ भी नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें खुद करनी। तो धीरे धीरे तुम समझ गए कि कैसे कोरल्स जो है पूरे अपने आप में डेवलप होती चली जाती है। ठीक है, तो ये तो सब कुछ चलो ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अब इनका फॉर्मेशन भी देख, अब आपको ये भी समझ आ गया कि ये इमेज ऐसी क्यों दिख रही थी। ये जो नीचे बना हुआ है सब किसका है, पूरा स्केलेटन क्या है, किसका बना हुआ है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन। बिल्कुल ऊपर ये डेवलपमेंट इनका शुरू होगा एकदम, समुद्र के पानी से भी इतना के पास में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लीज बताइए क्लास डेली प्लानर में क्यों नहीं आ रही? अब भैया मेरे को क्या पता, आपने या तो एनरोल नहीं किया जाके बैच, मेरी प्रोफाइल पे जाके बैच एनरोल कर लो, प्लस वाला साइन को एनरोल, बैच को एनरोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मेरी प्रोफाइल ओपन कर लिया करो, क्लास दिखती है ना, तो वो उसमें कोर्स तो दिख जाएगा, लेटेस्ट कोर्स में चल रहा है नहीं, वहां से आ जाया करो, है ना। अब पढ़ ले थोड़ी देर, ये करते रहेंगे, मैं ऐप ही सुधारता रहूं तुम लोग का। चलो, जबकि क्लास में आ गए, अभी क्लास में आ चुके हैं, पता है रास्ता कैसे आना। ठीक है, मतलब इतना क्यों परेशान हो, बैच या तो एनरोल कर लो, यही तो कला है, मतलब आकर पूछना कैसे आऊं। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रकार होते हैं सर, तो मैं अक्सर ये तीन नाम बहुत मिलेंगे, फ्रिंजिंग रीफ मिलेगा, बैरियर रीफ मिलेगा और एटॉल मिलेगा। ठीक है, क्या नाम है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो रे, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल। ये क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये नाम, पढ़ाया नहीं तो कैसे आएगा, पर अभी एक बात तो पढ़ के रखना पड़ेगा ना। तो फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग तटीय प्रवाल भित्ति जिसे हम कहते हैं, तटीय, तट पे मिलने वाली, तटीय। फिर है बैरियर रीफ, अवरोधक, जी सर अवरोधक, और एक प्रवाल द्वीप बन जाता है एटॉल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अवरोधक, जी हाँ। और उसके बाद में ये बन गया आपका प्रवाल द्वीप, और फ्रिंजिंग रीफ का मतलब आपको समझना होगा यहाँ पर तटीय, तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं, क्या क्या होता है। आपके सामने एक इमेज दिख रही है, देख पा रहे हो क्या सब लोग, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देख रही है, देख रही है, सब देख रही है। होता कुछ नहीं है, इसके जो पहले तो तुम क्लियर हो लो दिमाग में, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, है ना। और ये टाइप इस बात पर निर्भर करता है कि वो बना कहाँ पर है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये टाइप जो है इस बात पर निर्भर करता है कि कोरल का फॉर्मेशन हो कहाँ रहा है, प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। सुन ली मेरी बात, इसका निर्माण जो है वो कहाँ पर है। अब जब किनारे पर डेवलप होगा, तट के किनारे पर, अब ये जो मैं जब मार्कर लगा रहा हूँ, ये क्या होगा, इसका रीफ हो गया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होगा, और वहां पर ही कोरल्स वगैरह फॉर्मेशन शुरू। तो जो बिल्कुल किनारे पर, तो आप कह सकते हो कि जो डायरेक्टली फ्रॉम द लैंड, धरातल के नजदीक एकदम, जो समुद्र के किनारे यहाँ पर जो लग जाता है, तटीय क्षेत्रों में जो लग जाता है, एकदम पूरी बॉर्डर लाइन जो रहती है किनारे पर, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरा डेवलप एकदम किनारे पे दिख रहा है। ये कोई आइलैंड दिख रहा है तुमको, कोई पर्वत पे लगा हुआ दिख रहा है, बिल्कुल भी एकदम कोस्ट लाइन, तट से लगा हुआ, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, इसको हम फ्रिंजिंग कहेंगे। तो फ्रिंजिंग का कीवर्ड याद रखना कि ऐसे कोरल जिनका फॉर्मेशन शैलो वाटर, कम गहराई के क्षेत्रों में होता है, और स्पेशली कोस्ट लाइन के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहां। लेकिन एक अगली इमेज देखो तुम, उसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है, ये भी कोस्टल रीजन के नजदीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच में आपको एक लेक दिखाई देगा, लेगून लेक। मतलब ऐसे इसको आप समझो कि एक तो ये केस हो गया आपका, और एक दूसरा केस ये हो गया। तो एक केस में, पहले पानी देख लो तुम, कंफ्यूज हो जाओ नहीं तो, ये वन पानी है, ठीक है, जो पानी है जो। तो पहला केस ये है कि कोरल का फॉर्मेशन इधर हो गया इन जगहों पर, ठीक है, डन। तो दिस इज फ्रिंजिंग रीफ। अब मैं जो बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि कभी कभी कोरल्स का जो पैटर्न होता है वो यहाँ से डेवलप हो गया, मान इधर इन रीजन में, तो यहाँ ग्रो करता चला गया, ये एकदम ग्रो करता चला गया। अब ये तो कॉन्टिनेंट हो गया, पर ये जो पानी भरा हुआ है, यहाँ यदि कोरल डेवलप नहीं हो पा रहा, तो ये चीज क्या हो गई, लेगून बन गई, ये लेगून बन गई, यहाँ डेवलप हो गया किनारों से थोड़ा दूर। ठीक है, तो इसको हम लोग जो बोलेंगे,
इस स्थिति को जो हम लोग बोलेंगे वो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे बैरियर रीफ, अवरोधक। ठीक है, मतलब क्या कि हमें दिख रहा है ये लैंड से पैरेलल है, तटीय जैसे ही दिख रहा है, बट जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, सेपरेटेड फ्रॉम द शोर बाय लगून, बीच में लेक्स वगैरह भी दिखाई दे सकते हैं। तो मैंने कहा प्लेस ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से इसका बंटवारा हूं। तो जो सबसे पहले वाले थे फ्रिंजिंग, वो याद रखना एकदम पैरेलल टू द कोस्ट मिलेंगे, तटीय किनारे पर, तटीय इसका नाम इसलिए तटीय प्रवाल वित्तीय हो, और यहाँ इनको देख रहा हूँ ये सेपरेटेड बाय लगून मतलब एक लेक। अब इस इमेज को देख लो, लेक हो गया तुम्हारा, और यहाँ डेवलप हुआ, थोड़ा दूर हुआ है, तट से थोड़ा सा दूर हुआ, और इसके पहले वाले को देखोगे आप तो बिल्कुल इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट की प्रोसेस वही सब सेम है जो मैंने बताया आपको कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब कर रहा है, धीरे-धीरे दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है। समझ आ गई बात यहाँ तक? तीसरी अवस्था जो आप कह सकते हो, तीसरा नंबर, अब जैसे इस डायग्राम को देख लो तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ये किनारे पे जो लगा है वो कौन है, दिस इज फ्रिंजिंग रीफ, और थोड़ा सा दूर जाकर जो डेवलप हुआ, बीच में लेक बन गया एक तरह से, तो क्या बन गया, बैरियर। बैरियर मतलब अवरोधक। समझ आ गई बात? तो बैरियर का कीवर्ड क्या होगा, एग्जाम में पता कैसे लगेगा, सो दिस इज द कीवर्ड, सेपरेटेड फ्रॉम लैंड बाय लगून, ये इसका कीवर्ड है। और फ्रिंजिंग रीफ का कीवर्ड क्या होगा, फ्रिंजिंग रीफ का तो ये क्लोजली बॉर्डर विद द कोस्ट लाइन, तट के किनारे आपको मिलेगा, ये अपने को याद रखना है। लगून झील से जो सेपरेटेड आपको दिखेगा वो अवरोधक होगा। तो ये देखो, जब भी अवरोधक के बारे में बात कर रहा है तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, लगून द्वारा तट से पृथक कर दिया जाता है। तो ये लेक हो गया, यहाँ रीफ लग गई, ये किनारा हो गया आपका, ये हो गया आपका अवरोधक प्रवाल वित्तीय बैरियर रीफ। दूसरे इसमें जाएंगे हम लोग, तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो फ्रिंजिंग रीफ है ये बिल्कुल किनारे के निकट स्थित होगी, किनारे के निकट स्थित। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, और मान लो कि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, आप उस चीज को इस डायग्राम से देख के दोनों को रिवाइज कर सकते हो आराम से। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। जो उनको नहीं समझ आया है, दीवार पे लिखने का समय आ गया है कि तेरे से नहीं होगा, अभी सो ले, अभी सो ले, फिर बाद में पढ़ना जब मन करे, बिल्कुल लिख दो। हाँ, संडे बना लिया तुमने, इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, तुम्हें नया इकोसिस्टम समझ आ रहा है कि भैया देखिए एकदम कोरल पॉलिप पे जाके अलग लग गया, एकदम फोटोसिंथेसिस शुरू कर लिया, साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब करके खुद का ढांचा बना लिया है। अब चूंकि अब फोटोसिंथेसिस करना है इसको, ये बहुत ही तापमान इसका सेंसिटिव रहेगा, करीब करीब 25 से 30 डिग्री के आसपास, 20-25 डिग्री के आसपास चलेगा सर, ज्यादा टेंपरेचर नहीं चाहिए इसको, 25 से 30 का भी चाहे उसके आसपास की सैलिनिटी भी ज्यादा स्टेनो का पैटर्न रहेंगे सर, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलता है। समझ में आ गई मेरी बात? जी हाँ, इसके प्रकार भी जो बोल रहा है सर, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, ये डिपेंड करता है किस बात पर, ये डिपेंड करता है कहां पर बन रहा है, किनारों के पास बनेगा फ्रिंजिंग रीफ कहलाएगा, दूर बनेगा तो बैरियर रीफ कहलाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आएगा एटॉल, अटॉल, अतुल। एटॉल्स जो होते हैं वो किसी भी आइलैंड के सहारे चल रहे होते हैं। पहले तुम अपने दिमाग में फोटो बना लो, ये जो था ना बेटा ये एटॉल ही था, हाँ हाँ, ऊपर से देखोगे तो तुम्हें एटॉल दिखेगा। अब ये कैसे बन गया होगा, तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई आइलैंड है, आइलैंड, अभी आइलैंड है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है, उस पर लगना जब शुरू होगा वो तो धीरे धीरे चारों तरफ इसका डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, बीच में पानी भरा रहेगा, तो चारों तरफ आइलैंड के डेवलप हो जाता है, एटॉल्स बन जाते हैं। तो आइलैंड से सराउंडेड यदि है, हालांकि मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक पर्वत है, समुद्री पर्वत, आइलैंड, तो पहले आप देखोगे किनारे पर लगा हुआ है ना, एकदम किनारे पर लगना शुरू हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी एक फ्रिंजिंग रीफ की तरह है, ये समुद्र का पानी है, फ्रिंजिंग रीफ की तरह है, देख रहा था। फिर ये जब थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे ऊपर आ जाएगा तो लगून लेक बनना शुरू हो गया, गैप शुरू हो गया, देखो हो गया गैप शुरू, तो ये अब बैरियर रीफ की तरह काम करने लगा, और फाइनली जब ये चारों तरफ इस तरह से कवर हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एटॉल। मतलब आइलैंड में भी तीनों स्टेजेस में देखने को मिल सकते हैं। अब या तो ये खुद ग्रो कर ले, कभी कभी क्या होता है जब सबडक्शन हो रहा था, कोई हिस्सा धरती का धसरा होता है अंदर, तब ये नीचे भी जा सकता है, मतलब ये मान लो आइलैंड नीचे जा रहा है तो ये उसका स्तर ऊपर बढ़ते ही रहेगा। यस, तो मैं कहने का मतलब आपको ये बताना चाहता हूं कि पहले मैं कभी ऐसा था, फिर मैं धीरे से ऐसा हो गया, फिर मैं ऐसा हो गया, मतलब कई बार जब हिस्से सबडक्शन होता रहता है, धसरा होता है हिस्सा, डूब रहा होता है, सबमर्ज, अब सी लेवल भी बढ़ता चला गया मान लो किसी कारण से, अब ये पिघलना शुरू हो गया, ग्लेशियर ग्लेशियर सी लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तो बेचारा अंदर जाने लगा, तो ये तीनों स्टेजेस तुम्हें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो मेरा बस मानना है तुमसे कोई भी इतना नहीं पूछ रहा, लेकिन इतना जरूर पूछ सकता है कि फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल के कीवर्ड। तो बेटा आइलैंड के चारों तरफ बिल्कुल सबमर्ज पोर्शन जब देख रहे होते हो, और बैरियर का मतलब तुम्हें ध्यान रखना है लगून से सेपरेटेड हो, कोस्टल रीजन से लगा हुआ है तो फ्रिंजिंग, ये देख लो, और ये तीनों के अपने अपने कीवर्ड्स हैं, उनको अपने को ध्यान रखना। देखो ये दीस ग्रो सराउंडिंग एन आइलैंड, द्वीपों के चारों ओर तुम्हें देखने को मिलेगा। लिखूंगा तभी जब पहले समझ आएगा, ये नियम बना लो तुम तो जीवन का, लिखूंगा तभी जब समझ आए, तब समझ आ गया कि आइलैंड था सर जी, आइलैंड के चारों ओर लगा हुआ था, सेपरेटेड बाय लगून था तो एरिया रीफ था। अच्छा, कुछ बच्चों ने वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया तो पढ़ा ही होगा, बोलिए हाँ, है ना। अब ऑस्ट्रेलिया पढ़ा है तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा ग्रेट बैरियर रीफ, तो तुम्हें आज समझ आ गया कि अवरोधक है ये, और बैरियर क्योंकि एकदम ऑस्ट्रेलिया से लगा नहीं है, यहाँ पानी है बीच में, लगून मतलब एक लगून जैसा फीचर दिख रहा है बहुत बड़ा, और रीफ मतलब भी तुम्हें समझ में आएगा कैल्शियम कार्बोनेट से बना, कोस्ट से दूर है थोड़ा, यस, क्वींसलैंड वाले रीजन। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल शब्द से डर तो नहीं लगेगा तुम्हें, लगना भी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। भारत में मिलता है क्या, कोरल मिलेगा क्या, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, तो गोवा कोस्ट, केरला कोस्ट, पाक बे, कच्छ, मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान, मतलब आराम से तुम्हें इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। तो ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, तुम्हें पता है तो ट्रॉपिकल आ रहा, ट्रॉपिकल एरिया है तो वहाँ तो भाई मतलब मिलना तो बनता है। ठीक है, देखेंगे कैसे, एग्जाम निकाल लो, लोग तुम्हें खुद ले जाएंगे, एग्जाम निकाल लो। ठीक है, एमबीबीएस का एग्जाम आ रहा है जनवरी में, तो कैसे देखो भैया, ग्रेजुएशन चलने दो, एग्जाम ग्रेजुएशन क्या है, तुमको उस समय तक थोड़ा सीरियस लेके पहले एग्जाम ग्रेजुएशन की ठीक वो जरूरी। चलो आपके साथ जाएंगे सर, नहीं मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो आगे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाला, मुझे तो आगे पढ़ाना रहेगा, बोल चुके 2 बार, तो आगे पढ़ाना पड़ेगा मेरे को मुझे तो आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली ना, मैं कहाँ जा पाऊंगा। चलो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है।
आपको कोरल रीफ समझ आ गया, कोरल पॉलिप बर्ड समझ आ गया, जूस एंथेले समझ में आ गया। हाँ गुड। और इसका मेन मुद्दा समझ आ गया ना कि ये दोनों को जिंदा रहना पड़ेगा, सीधी बात ये है। तो दोनों का एक दूसरे से फायदा जुड़ा होता है, तो दोनों को जिंदा रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वेल डन। अब मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि आप जो है इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि ये फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी कितनी ज्यादा जरूरी है। क्यों सर? कारण ये है कि इसके होने से आसपास आपको ये जो फिशेस दिख रही है उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि आसपास का पूरा वातावरण ऑक्सीजन से भरा हुआ है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ये क्या करेंगी सर? ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो लंग्स हो गए सर, जैसे हमारे पृथ्वी के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लंग्स हैं, वैसे समुद्रों के लंग्स हो गए। इसको यदि आप ग्रोथ कराओगे कितना बड़ा फायदा है? फायदा है नहीं है? फिर किसी ने ध्यान दिया हो कि ये मैंग्रोव्स के पहले प्रोटेक्शन ये दे रहे हैं, ये पूरा कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई दीवार, ये सबसे फर्स्ट लेवल का जो प्रोटेक्शन है, फर्स्ट लेवल का जो प्रोटेक्शन है वो देने में लगा हुआ है। बिल्कुल एकदम इट इज एक्टिंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह जो है एक तरह से काम करता है। समझ आएगा? एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। चक्रवात आएगा, सुनामी आएगी तो पहले इससे टकराएगी, नहीं तो हमारे मैंग्रोव बचे रहेंगे। मंगरू बचा रहेगा, मंगरू। समझ में आएगा? तो शॉक एब्जॉर्बर आगे किनारे ऑक्सीजन मछलियां चल रही हैं भाई साहब, देखो देखो भैया। मतलब आप देखो, डिस्पाइट कवरिंग लेस देन 0.1% ऑफ द ओशन फ्लोर। क्या बोला मैंने? डिस्पाइट कवरिंग लेस देन 0.1% ऑफ द ओशन फ्लोर, समुद्री महासागरीय क्षेत्रों का 0.1% शेयर कर रहा है। लेकिन ये जो रीफ है ये होस्ट करती है लगभग 25% से ज्यादा मरीन फिशेस स्पीशीज को। 0.1% जगह लेके 25% प्रजातियों का सहारा है। तो आप सोचो कि इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। जगह तो ले नहीं रही है, पूरे ओशन को तो मिला, तो उसका प्रतिशत 0.1 भी, और फिर 25% फिश स्पीशीज, मरीन फिश स्पीशीज, अदर मरीन एनिमल्स का ध्यान रखना। 50 में क्या जोड़ू कि 25 हो जाए ई की मात्रा। जी सर। तो ये कोरल भी क्या है कि आपको देखना कि कितना कम क्षेत्र में क्या अपने को प्रोडक्टिविटी दे। बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरी बात, किनारों पर रह के शॉक एब्जॉर्बिंग का काम, मतलब ये ऐसा नहीं लगता लैंड इरोजन का उल्टा हो रहा है इसमें। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है एब्जॉर्ब। तो कोई चीज एब्जॉर्ब होना, इकट्ठा होना, वो इरोजन होता है क्या? वो तो डिपोजिशन हो रहा है, एक्रीशन हो रहा है। तो समुद्र के जो तट है वो अपरदन से बचाने का काम कौन कर रहा है? अपरदन से बचाने का काम कौन कर रहा है? कोरल्स। उल्टा बल्कि डिपॉजिट करके। ये बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्यों? बताओ मुझे 3-4 पॉइंट क्या बोला मैंने? बिना पढ़े यूपीएससी के निकालें, अपने लैपटॉप पर और अपने आधार कार्ड पर मार्कर से लिख लें यूपीएससी निकल गया। जी सर। आधार कार्ड पे जहां फोटो लगी है वहीं पर लिख दो यूपीएससी निकल गया। तो यहां तक जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी को, बिना पढ़े यूपीएससी कैसे निकले। तुरंत क्लास बंद करें, पहला स्टेप। तो पहला फायदा बताओ भैया, पहला फायदा वो तो ऐसा हो गया ना कि ये ऑनलाइन है, मतलब यहाँ चीजों का रिकॉर्ड होता है। अगर ऑफलाइन में होता तो घर छोड़ाता इसको, ऐसे सवाल। जल्दी यहाँ से निकले, चले मेरे साथ, चलिए। बिल्कुल घर छोड़ाता मैं बिना पढ़े। तो लो फायदा 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 गिनाओ यार, तुम इधर उधर भटका देते हो मेरे को। जल्दी फायदा बताओ फटाफट। कुछ बच्चे शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने काम कर रहे हैं, लंग्स की बातें कर रहे हैं, फेफड़े बाहर निकालिए। और दूसरा शेल्टर के बारे में बात करें, मछलियों को छुपने के लिए मदद मिल जाती है, सही बात है। और बताओ, आपदाओं के दौरान बचा देते हैं, ये रेगुलेटिंग सर्विसेज इनकी, मतलब शोरलाइन फ्लड बचाने काम, लैंड एक्विजिशन का काम कर रहे हैं। क्या बात है भैया। मैं आपको बताऊं, एक स्टडी आती है, ये कहती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का वेल मैनेज्ड यदि कोरल रीफ है तो वो कम से कम 15 टन मछलियों की पैदावार कर सकता है, ग्लोबल सी फूड एनुअली। ग्लोबली आधों का जीवन तो सी फूड से ही चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, मतलब अपने आप में इकोनॉमिक वैल्यू है सर। फिर लोग तो जो है टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, देखने में सर अच्छा लगता है, थोड़ा मन खुश हो जाता है, तनाव था जीवन में तो चला गया देख के। हाँ, तो वो भी जो है ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसको जो है थोड़ा ध्यान रखना कि मतलब इकोनॉमिक वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू है, बायोडाइवर्सिटी, फायदा ही फायदा, भाई साहब फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा। इनके होने से काफी फायदा है। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या है सर? अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। थ्रेट्स क्या है इसके, खतरे क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज। तुमको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कोरल्स की प्रॉब्लम सर बढ़ना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसको टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए और ना बहुत कम चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग दोनों इसके लिए जो है। तो ऐसे टाइम पे जब क्लाइमेट चेंज जब होता है, तापमान जब बढ़ता है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई लड्डू जगह टेम्परेचर बढ़ गया। मान लो समुद्र का पानी बड़ा स्तर पर बड़ा चेंज हुआ, तो कई बार मास कोरल जो है वो डिप्लीशन होता है, मास लेवल पे बहुत बड़े स्तर पर कोरल जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सबसे पहले यदि तापमान में गड़बड़ाहट शुरू हुई तो सबसे पहले भागेगा पॉलिप। पॉलिप गया, पॉलिप की जीव निकल आई तो एल्गी छोड़ के चला जाएगा। जब सपोर्ट ही नहीं तो एल्गी कहाँ रहेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, गया। तो ये सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बच जाएगा, ढांचा बच जाएगा। और वो कैल्शियम स्ट्रक्चर ढांचा व्हाइट कलर दिख रहा है, इसको कोरल ब्लीचिंग कह देते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। ऑफ कोर्स एल नीनो लानिना वाले जो इंपैक्ट है उससे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एल नीनो लानिना की प्रोसेस में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के बीच का ये जो ओशियन है, इसके पानी का टेम्परेचर कम ज्यादा होता है। तो उसके पानी का टेम्परेचर के कम ज्यादा होने के कारण यहाँ पर कोरल्स पे काफी इंपैक्ट आता है सर। और बोलो, प्रदूषण के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी सर। कई बार चक्रवात बहुत तेजी से आ जाते हैं, तो साफ पानी फ्रेश वाटर इंक्लूड कर देते हैं। फ्रेश वाटर इंक्लूड करने से सैलिनिटी पे इंपैक्ट आ जाता है। लवणता चेंज होगी, सैलिनिटी चेंज होगी, तो कोरल में इंपैक्ट आने लगेगा। हेलो, इधर एसिडिफिकेशन अभी नहीं बताऊंगा, एसिडिफिकेशन लिखना हो तो लिख लो, बाकी जब मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम दोबारा आपको कनेक्ट करा दूंगा। है ना, मरीन पॉल्यूशन है, मिट्टी है, सेडिमेंटेशन है। कई बार तो मछली पकड़ने चलेगा भाई साहब, अब उसमें फाइन मैश वगैरह यूज कर लिया तुमने, मॉक्सी नेट्स वगैरह यूज कर लिया, अब बड़ी मछली के चक्कर में आपने कोरल भी खींच लाया अंदर से, तो प्रॉब्लम है, कोरल को भी तो प्रॉब्लम आ गई सर। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फिशिंग करते हैं। ब्लास्ट फिशिंग में क्या होता है, पता है कि मछलियां जो है अंदर छुप जाती हैं। इनके अंदर बहुत महंगी मछलियां भी रहती हैं जो ट्रेड करने में काम आती हैं लोगों, कई लोगों को। तो ये साइनाइड छोड़ देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं उसमें। साइनाइड फिशिंग होती है, ब्लास्ट फिशिंग होती है, सब ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर मछलियां निकल जाती हैं, लोग अपना काम करके निकल जाते हैं। ऐसे तो काम करते हैं सर। जी सर, आगे बात समझ में आता है? तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आप खुद सोचो कि ये लेट्स अज्यूम यहाँ पर इस जगह पे आप देखो, इस जगह पे देखो, ये दिख रहा है तुमको, ये दिखाई दे रहा है। अब ये मान लो अंदर नहीं छुप गई, लेट्स अज्यूम ये बहुत महंगी मछली है,
जिनकी ट्रेडिंग हो सकती है, ये अंदर चलेगी। अब लालची आदमी को तो क्या इसको हटाना नहीं, अब कैसे हटाएगा? या तो साइनेट डाल देगा तो मछली बाहर निकला है, या मान लो तो भी 10-15 मछलियां मैं काम करूँ ब्लास्ट फिशिंग कर दूंगा, ब्लास्ट करा दूंगा, ब्लास्ट करा दिया तो ये सब नष्ट तहस नहस हो गया उनका पूरा हैबिटेट गया, हैप्पी बर्थडे। तो ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब तुम एक तरफ फायदे देखोगे तो दूसरी तरफ तुम्हें समझ में आएगी यार ये तो बहुत बड़ा वाली बात है। तो थ्रेट्स में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। ओशन एसिडिफिकेशन के बाद में तुमको पढ़ाऊंगा, तब कनेक्ट करा दूं। अभी तक मैं बता देता हूं कि ये भी एक पोल्यूशन के प्रकार है, प्रदूषण है, और इसका सीधा इम्पैक्ट बताता हूं। इस एसिडिफिकेशन के कारण जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो लॉस होने लगता है, मतलब इनका स्केलेटन कमजोर होने लगता है, स्केलेटन ढांचे खत्म होने लगता है, घुलने लगता है। फिर चक्रवात वगैरह पड़ेंगे, बारिश ज्यादा होगी तो सैलिनिटी के लेवल ऊपर नीचे हो जाएंगे, लवणता जो है ऊपर नीचे होने लगी। अपने को लवणता एकदम, मैंने क्या बोला आपको कि भाई 30-35 पीपीटी चाहिए, मान लो कम हो गई इससे ज्यादा। जब भी फ्रेश वाटर आप ऐड करते हो पानी में, बारिश ज्यादा होगी, साफ पानी ऐड होगा तो क्या होगा? सैलिनिटी कम होगी, सॉल्ट्स कम हो जाते हैं। भाई एक इसमें सॉल्ट मिले हुए हैं, इसमें और पानी डालूंगा तो रेशो फ्रेश वाटर का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद में एल नीनो लानिना, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं आपको, पढ़ाई होगा आप लोगों ने, जिन्हें नहीं पढ़ा पढ़ोगे। अभी जो मैं बता रहा था कि साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समुद्र में टेंपरेचर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है। मरीन पोल्यूशन, ओवर फिशिंग, ज्यादा फिशिंग करते हैं, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग कर रहे हैं वो मॉक्सी नेट्स वगैरह यूज करके, कई बार माइनिंग करने लगते हैं लोग, सेडिमेंटेशन, अवसाद वगैरह काफी ज्यादा। जब मान लीजिए अपनी रिवर्स वगैरह से ज्यादा सेडिमेंट जा रहा है तो वाटर का जो कलर है वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा सर, उसके कारण अपने आप में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ग्लोबल लेवल पर केबलिंग बिछा रहे होते हैं ना, केबल्स, इंटरनेट की केबल समुद्र में से निकल के आ रही होती है, तो उसमें कई बार इशू हो जाता है बहुत सारी चीजें। तो कोरल बहुत सेंसिटिव है, लेकिन ये टॉपिक तुम्हें तब ज्यादा अच्छे से कनेक्ट होगा जब तुम्हें इसके बेनिफिट बहुत अच्छे से याद हो। बेनिफिट एक बार दिमाग में बैठ गए ना तो तुम सब प्रॉब्लम तुरंत कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए हम लोगों ने पहले बेनिफिट पे काम करा कि भैया पहले अपन जरा इसके बेनिफिट तो देख लें, ठीक है। चलो अभी तक क्या क्या पढ़ा आपने? कोरल रीफ, कोरल पॉलिप होता है और यूजुअली होता है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है कोरल। उसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट एब्सॉर्ब करते हैं, इनका स्केलेटन बन रहा होता है। 3 प्रकार के कोरल्स होते हैं। जो किनारे पर होता है उसको क्या कहते हैं? जो किनारे किनारे पर जो होगा वो होगा फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ। उसके बाद में मान लीजिए जो लेगून लेक से अलग हो रखा है वो बैरियर, अवरोधक। और जो किसी आइलैंड के चारों तरफ सराउंडेड रहेगा या ऊपर की तरफ बिल्कुल पहुंच जाएगा लेवल पानी का जो है बढ़ने के बाद, तो ये एक तरह से क्या बन जाएगा? बैरियर रीफ। इनकी सैलिनिटी और टेंपरेचर बहुत सेंसिटिव होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन का मेन आपको देखने को मिलेगा। भारत में कच्छ की खाड़ी से लगाकर पूरे अंडमान निकोबार तक के क्षेत्रों में आपको अवेलेबिलिटी हो सकती है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, बायोडायवर्सिटी की इंपॉर्टेंस है, और जबकि बहुत कम एरिया कवर करके करीब 25% मरीन फिश स्पीशीज का ये अपने आप में संभालने का काम कर रहा होता है। उसके साथ साथ लैंड एक्रीशन है, उसके बाद में लैंड इरोजन को कम कर रहा है, इकोनॉमिक वैल्यू है, सी फूड जो है अवेलेबल करा रहा है, कल्चरल वैल्यू है, टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है ना, मैंग्रोव को प्रोटेक्ट कर रहा है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। अपने आप में इसके खतरे भी है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मेरे को एक बात बताओ कि अब जब न्यूज़पेपर आएगा तो तुम्हारे सेंसर इतने तेज होने चाहिए कि कोरल से रिलेटेड कोई इनिशिएटिव यदि आता है तो तुम्हें चमकना चाहिए कि यार ये जो है बिल्कुल कोरल को लेके काम कर सकते हैं, कोरल वाला जो है इसमें क्वेश्चन जो है। जी हाँ। अब आजकल एक नई चीज चल रही है इसमें, जैसे इन्होंने कोरल के प्रोटेक्शन के लिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी नाम सुना होगा आप लोगों ने। देखो कोरल ऐसा टॉपिक है, तुम्हें न्यूज़पेपर में बहुत कंटेंट मिलेगा, उसके इनिशिएटिव्स सारे आपको याद रखना। अब जैसे बायोरॉक टेक्नोलॉजी, इस बायोरॉक टेक्नोलॉजी की खास बात है, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे एक मैश बना देते हैं है ना समुद्र के अंदर, और इसमें थोड़ा सा करंट छोड़ देते हैं है ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एकदम माइन्यूट सा। ये क्या करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए अट्रैक्ट किसको करते हैं? आसपास का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन इस पे होने लगता है, इस जाली पे होने लगता है, कैल्शियम कार्बोनेट इस पर होने लगता है। अब जैसे ही एब्जॉर्ब होगी तो ये किसको लालच देगी रहने के लिए? पॉलिप्स को। पॉलिप्स आएगा तो फिर कौन आएगा? एल्गी भी लगेगी। मतलब कोरल को आप और बड़े स्तर पे ग्रो करवा सकते हो विद हेल्प ऑफ गिविंग अ सपोर्ट। एक सपोर्ट दे रहे हैं आप, एक मैश तैयार कर दिया आपने, और उसमें आपने जो है थोड़ा सा करंट की मदद से एनोड कैथोड का डेवलप करा के पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप करा के मैनुअल हार्वेस्टिंग करा बेसिकली, और पूरा कैल्शियम कार्बोनेट को अट्रैक्ट करके यहाँ पर इसके साथ इसमें लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे कोरल्स का डेवलपमेंट शुरू। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी एक अच्छी टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट में मतलब काफी चर्चा में रही है। ये करते रहते हैं। फिर तो बाकी जो पुराने चले आ रहे हैं वो तो भाई, जैसे उदाहरण के तौर पे एक इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव है। ये आपके वो पीडीएफ में है, सब डाला हुआ, आप सिर्फ समझ लो, आप खुद भी पढ़ोगे तो काम समझ में आ जाएगा। नाम से समझ में आ रहा है कोरल रीफ इनिशिएटिव का मतलब क्या है। इंटरनेशनल का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ देशों का एक समूह है जो आपस में टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये सब चीज शेयर करके कोशिश करते हैं कैसे भी कोरल रीफ को प्रिजर्व करते हैं हम लोग। आगे बात समझ में आता है? बिल्कुल सर, ये टॉपिक नींद में भी क्लियर हो गया। नींद में क्लियर नहीं हुआ, डर है तुम्हें मेरा? हाँ, होना भी चाहिए, डर अच्छा ही, वही तो कह रहा हूँ मैं, ये डर होना चाहिए, अच्छा है, अच्छा है, डर बहुत बढ़िया है, तैयारी जीत की। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको कि हम इंटरनेशनल लेवल पर, देखो मैं फिर कह रहा हूं, मेंस आंसर राइटिंग में पूरा ज्ञानबाजी करने की जरूरत नहीं है, एक या दो लाइन चाहिए हमें, तो मेन काम है ये, इसको याद रखना। ऊपर ये तो इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, अब इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, भारत भी इसका मेंबर है सर, और होना भी चाहिए, और इनका मेन काम क्या है? कोरल रीफ को प्रिजर्व करना, बस और कुछ नहीं, ज्यादा परेशान इसमें होने की जरूरत नहीं। इसमें मैं चाहूंगा ट्राइंगल था यार, कोरल ट्राइंगल इनिशिएटिव, ये भी पता हो आपको? जी सर, 6 देशों का एक वो है, अपने इधर इंडोनेशिया के आसपास के जो देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन, तिमोर। मतलब मैं बात करूं यदि आपसे तो यहाँ ले जाता हूँ इस जगह पे, ये इन जगहों का एक यहाँ का एक इनका ग्रुप बना हुआ है। यहाँ भी देखो काफी ज्यादा डेंस कोरल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है? बिल्कुल ठीक बात है। तो कोरल इनिशिएटिव बना हुआ है, इनका क्या है? इनका मेन मकसद क्या है? मकसद क्या होगा इनका? वो ये स्पीशीज और फिशरीज और ये सब कुछ इनको कोरल को जो है बेहतर करना, एक ही इनका तो काम चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक मॉनिटरिंग नेटवर्क बना लें, मॉनिटर भी करना इनको जरूरी होगा। पता लगा ब्लीचिंग हो गई पूरी, बाद में पता लग रहा है हाउ ब्लीचिंग होने के बाद हो गई क्या? चलो ठीक है, हो जान दो। तो एक मॉनिटरिंग नेटवर्क होना चाहिए जिसमें हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन स्टेटस देते रहे कोरल को लेकर। तो देखो 3 बातें याद रही कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर एक इनिशिएटिव बनाया, ठीक है, डन, आईसीआरआई, इंटरनेशनल कोरल इनिशिएटिव। दूसरा ट्रायंगल इनिशिएटिव हमने बताना चाहिए, और तीसरा है मॉनिटरिंग नेटवर्क, मॉनिटर भी करना जरूरी है। और खूब तुम्हें लगता है कि एक्शन नेटवर्क भी हो तो कोरल एक्शन नेटवर्क भी लिख देना, तुम्हें ऐसा लगे तो, नहीं तो बहुत ज्यादा ठीक है, ये बायोरॉक टेक्नोलॉजी और थोड़ा बहुत तुम न्यूज़पेपर पढ़ के भी काम हो जाएगा। भारत में कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम? तो बिल्कुल भारत में भी करेंगे, हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है साहब। जी सर, हमारे पास कोस्टल रेगुलेशंस होनी है, सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, आगे हम पढ़ेंगे। कोस्टल रेगुलेशंस जोन समझते हो ना? शुरुआत अपने घर से ही होती है बेटा। समुद्र के पानी को सुरक्षित करना है तो पहले घर को यहीं को ठीक करो, किनारों को बेहतर करो, यहीं पर पोल्यूशन ना फैले, यहाँ पर ओवर क्राउडिंग ना हो, ओवर डेवलपमेंट ना हो, ये सब चीजों को रोकने का काम है कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर। जी सर, जी सर, ये हम कर रहे हैं। हाँ, हमने प्रॉपर कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत पुराना है, हालांकि 2011 से बना हुआ है, ठीक है, एक अलर्ट सिस्टम।
तो इस तरह का कंटेंट वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा मेंस ओरिएंटेड। तो आप मैं ये चाह रहा हूं आपसे कि आप एनवायरमेंट में एक राइटअप लिखना है आपको कम से कम 300 शब्दों का, और 300 शब्दों में आपको मैं बता देता हूं फॉर्मेट क्या चाहिए मुझे। मुझे सबसे पहले 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन चाहिए कोरल का, ठीक है, कोरल रीफ है क्या, एंड मेक श्योर आप कर लेना कि इसमें यूट्यूब वगैरह तुम यही लिख दो, उसकी कहानी अलग से कुछ दिखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में आपको बताना है कि टाइप्स क्या होते हैं कोरल्स के, ठीक है। उसके बाद में कोरल के 1, 2 और 3 ये 3 टाइप हो जाएंगे आपके यहाँ पे। नेक्स्ट फिर आपको नेक्स्ट पेज पे बेनिफिट बताने हैं कोरल्स के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, पहला दूसरा, ठीक है। बेनिफिट, तो बेनिफिट में क्या करना है, कुछ बच्चे क्या आग लगाने के 5-5 लाइन लिखेंगे, मत लिखना। एक बेनिफिट 2 लाइन, एक बेनिफिट 2 लाइन, एक बेनिफिट 2 लाइन, मतलब मुझे कम से कम 8-9 बेनिफिट तो दिखे कम से कम, है ना। पैराग्राफ मत बनाना खूब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बेनिफिट के बाद में थ्रेड्स लिखने हैं, आपको क्या खतरा है वो भी ऐड करने, कम से कम 8-10 थ्रेड हो। फिर इनिशिएटिव में 3 तरह के इनिशिएटिव होंगे। एक ग्लोबल इनिशिएटिव, कम से कम 4 इनिशिएटिव लिखना है, 2 से 3 तो लिखो। इंडिया के 2 से 3 लिखना है। एंड टेक्नोलॉजी का अलग सेक्शन बनाओ, जैसे बायो रॉक टेक्नोलॉजी, और थोड़ा बैठो इंटरनेट पे जरा निकालो, है ना, मैंने जरा एक दो टेक्नोलॉजी और निकाल के लाओ और कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स, थोड़ा समय दो इसको, आधे घंटे का नहीं। एंड यू विल फाइंड कि ऐसे टॉपिक्स में समय बिताना आपको आगे मेंस के लिए अच्छे से कंटेंट आपका लिखना है। एक बार ये कर लिया बस, तुम अब साल 2-3 साल के लिए तैयार हो गए हो। न्यूज़पेपर में कभी भी कोरल रीफ को लेकर कुछ भी चमकेगा, तुम अपने नोट्स में वहां पे अपडेट। तो ये तुम आराम से कर लेना भैया कोरल रीफ की कहानी को, ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ पे। और जो मैं अभी बातें कर रहा था आप लोगों से, वो हिंदी मीडियम मैंने हालांकि दिया हुआ है, यहाँ पे सब चीज लिख दी है, सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये एनसो, सागरी प्रदूषण, मछली का जाल पकड़ना, प्रवाल खनन, अवसादन, ठीक है, ये सब हिंदी का भी जो पढ़ा इंग्लिश में वो एडिट, और इंग्लिश का भी एडिट तुमको मिल जाएगा। सो अरे अपलोड करना नहीं है, तुम क्या यहाँ पे क्या संस्कृत लिख दोगे क्या यार, अब इतने तो ग्रेजुएट होने में आ गए हम लोग, टॉपिक ही लिखोगे ना, तो तुम अपने आप आपको लिख के रखने के लिए कह रहा हूँ, उसको क्या मैंने चेक कराओगे, कहीं अपलोड नहीं करना, आप अपने पास रखिए उस कंटेंट को, काम आएगा, ये क्या है। अब तुम कोरल रीफ में लिखने बैठोगे तो उसमें लॉयल ले आओगे क्या बीच में, गधा घोड़ा ले आओगे क्या यार, मतलब हॉर्स थोड़ी ले आओगे तुम, सी टर्टल को थोड़ी ले आओगे तुम, तो उसको लिख ले, अपने पास रखना कंटेंट, सारी चीज तो मैंने बता दी, ठीक है, ये कर लेना। अब अपना जो है इस पिलर का आखिरी टॉपिक बचेगा, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बस ये खत्म होने के बाद एमसीक्यूज कुछ लगाएंगे अपन, और उसके बाद फिर जो है पॉल्यूशन वगैरह की तरफ चलेंगे। हाँ, शिप नहीं गुजरती, हाँ बैरियर रीफ वालों में तो प्रॉब्लम करती है शिप, बीच में वो आ जाता है ना, क्या कहते हैं ये, दिख रहा है ये, तो यहाँ शिप को जाने में दिक्कत रहती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वाली कहानी है, इधर ये यहाँ पूरा जो है रीफ का जो है फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है भैया, चलो अब तुम संडे बना सकते हो, अब मैं आपको छुट्टी दे सकता हूँ, मुझे भी ठीक लग रहा है, मैंने कम से कम पढ़ा दिया। आपका जो गैप रहेगा वो रहेगा 7, कल है क्लास 8 तारीख को, कल बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे, कल से 8 को ब्रेक थोड़ा सा दिन, और थोड़ा इस मंथ के 20 या 21 तारीख के बाद 3-4 दिन हो सकता है मैं डुअल सेशन लूँ आपके, एक दिन में 2 सेशन, तो थोड़ा तैयार रहना, प्रिपेयर रहना, क्योंकि जैसे दोपहर के फिजिकल ज्योग्राफी खत्म होगा, उसके लिए 18 तक हो जाएगा, उसके बाद मैं एनवायरमेंट को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ दिवाली के पहले फ्री कर दूँ एनवायरमेंट, ठीक है, चलो थैंक यू। आज 3 बजे अभी मैंने शेड्यूल तो कर दिया, देखते हैं होगा तो पढ़ लेंगे, इंटरनेट भी पता नहीं रिस्टोर हो जाएगा तब, अच्छा